गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 क्या है? वर्ण विचार। वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और जिन्हें तोड़ा ना जा सके वे वर्ण कहलाते हैं। अर्थात ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसे हम ऐसी ध्वनि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता वो वर्ण कहलाता है। और वर्णों का ये जो समूह होता है वो वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक स्वर, एक व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती, मतलब ऐसे वर्ण जिन्हें किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोला जा सके वो स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? सभी को पता होंगे ना कौन कौन से स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ऐसे करके टोटल कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। 33 मीन्स 33 होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। अर्थात व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की जो स्वर वर्ण होते हैं उनकी सहायता लेनी होती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। और ये 33 होते हैं। स्वर व्यंजन पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे भी देखिए बॉक्स में स्वर लिखा हुआ है ना, स्वर के साथ अ लगा हुआ है। आ के ऊपर ये जो बना है ना अर्धचंद्र युक्त। जब भी हम किसी भी अर्धचंद्र, चंद्रमा क्या होता है? चंद्र बिंदी किसी भी शब्द के ऊपर जैसे आपने ऐसे करके ये बना दिया तो ये होता है चंद्र बिंदु। लेकिन जैसे आप लिखते हैं डॉक्टर, आप डॉक्टर कैसे लिखेंगे? डॉक्टर, इसके ऊपर आप चंद्र बिंदी ना लगा के अर्धचंद्र बनाएंगे। जब हम ऊपर डॉट नहीं बनाते तो ये अर्धचंद्र होता है। तो ये स्वर आ मतलब आगत, जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर, कॉफी, इनमें अर्धचंद्र का यूज हुआ है। और यहाँ पर देखिए व्यंजन दिया। आगत व्यंजन मीन्स ख, फ, जा, मतलब जब भी आप देखिए खत, फन, जरा, ये आपने इनके नीचे क्या बनाया हुआ है? डॉट बनाया हुआ है। ये व्यंजन है। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। छा, त्रा, ज्ञा और शा। जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तब उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक व्यंजन जैसे मतलब का मिला और शा मिला, ये दोनों मिलके छा बना देते हैं। मतलब जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त मतलब 2 व्यंजनों से मिलकर बनेगा ये। तो संयुक्त व्यंजन क्लियर हुआ। और संयुक्त व्यंजन यदि पूछा जाए कि कितने होते हैं तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और शा। अब देखिए कुछ अन्य संयुक्त व्यंजन आपको बनाकर बताए हुए हैं। इन्हें हम संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। अर्थात ये 2 शब्द से मिलकर बना है। जैसे देखिए आधा पा, आधा या, ये मिला आधा पा और या, ये संयुक्त अक्षर हो गए। इनका आप देख लीजिएगा, इनको एक बार रीड कर लीजिए। चा, छा, ये दोनों से क्या बना? चा, छा। जैसे ये शब्द बना के बताएं यहाँ प्यार, प्यास, अच्छा, मच्छर, तो ये कैसे बनेगा? इनसे मिलकर बनेगा। इसके बाद अनुस्वार। इनके अलावा हिंदी में कुछ अन्य वर्ण भी प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ अन्य वर्ण मीन्स अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अनुस्वार मतलब किसी भी शब्द के ऊपर जब ऐसे बिंदी लगी होती है ना उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? किसी भी शब्द के ऊपर जब हम चंद्र बिंदी लगाते हैं तो वो अनुनासिक कहलाता है। अनुस्वार की डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं कि इन वर्णों के उच्चारण में
इन वर्णों के उच्चारण में जो हवा होती है, मीन्स जब हम बोलते हैं तो उच्चारण करते हैं तो जो हवा निकलती है वो सिर्फ नाक से बाहर निकलती है, तो वो अनुस्वार कहलाता है। और अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? एक बिंदी। जैसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यदि हमने लिखा पंख, इसका एक हम उदाहरण बताते हैं आपको। यदि हमने लिखा पंख तो पा के ऊपर हम एक बिंदी लगाएंगे और खा मतलब पंख, तो ये अनुस्वार का एग्जाम्पल हो जाएगा। और अनुनासिक में क्या होता है? जब हम अनुनासिक वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। जब सिर्फ नाक से बाहर निकलती है तो अनुस्वार, और जब नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है तो वो अनुनासिक होता है। और इसका चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदी होता है। जैसे यदि हम लिखेंगे दांत, यदि आपको मैंने बोला कि आप लिख कर दिखाइए दांत, तो आप इसके ऊपर क्या करते हैं? चंद्र बिंदी बनाते हैं ना, तो ये हो जाएगा अनुनासिक। और अनुस्वार में एक बिंदी आती है। तो ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अनुस्वार मीन्स वर्णों के उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलेगी और चिन्ह होगा एक ऊपर बिंदी। और अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है और इसका चिन्ह होता है चंद्र बिंदी। हलंत चिन्ह क्या होते हैं? व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हलंत हम कब लगाते हैं? जैसे आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने वर्ण विच्छेद किया है। कोई भी शब्द यदि मैंने लिखा का और इसके नीचे मैंने हलंत लगा दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा? आधा का, आधा का होगा ना। और जब ये हलंत लगता है तो जो भी व्यंजन होता है उसमें स्वर नहीं होता। जैसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो आप कैसे लिखते हैं? आपने लिखा का के नीचे हलंत प्लस आ, तो इससे ये क्या बन जाता है? आ मतलब स्वर जोड़कर ये पूरा का बन जाता है, का। तो मतलब ये स्वर युक्त हो जाता है व्यंजन। लेकिन व्यंजन को जब हम स्वर रहित दिखाते हैं तब हम उसके लिए हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा व्यंजन के कहाँ लगता है? नीचे लगता है। और इसका चिन्ह ये देखिए, हलंत का चिन्ह ऐसा बना है जैसे मैंने ये बनाया है। आ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। ये आप लोगों को पता है ना कि आ की बस कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सभी की मात्राएं होती हैं। ये तो आप लोग छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखते हैं तो स्वर अपने असली रूप में ना होकर चिन्ह रूप में लिखे जाते हैं। क्योंकि ये आपको पता है ना, चिन्ह रूप में मतलब उसकी जो मात्राएं होती हैं उसके रूप में जब हम किसी से मिला के लिखते हैं। अब देखिए पूरी मात्राएं, ये टेबल दी हुई है आपकी बुक में। जैसे स्वर, मात्रा, स्वर और व्यंजन का मेल, शब्द, चित्र, ये कुछ आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल बताया। जैसे आ, तो जो छोटा आ होता है उसकी कभी भी कोई भी मात्रा नहीं होती। स्वर और व्यंजन का मेल कैसे होता है? ये जो मैंने बताया कि हलंत लगा मीन्स आधा का हुआ, उसके साथ जब आ मिल जाएगा तो का बन जाएगा। और इससे कोई शब्द कैसे बनेगा? कमल। ऐसे ही बड़ा, तो बड़े आ की क्या मात्रा होती है? एक सीधी लाइन होती है ना। अब आप इसको कैसे बनाओगे? का के नीचे हलंत मतलब आधा का, और उसके साथ जब आ में आ की मात्रा मिल जाएगी तो ये बन जाएगा का में आ की मात्रा का। इससे कोई नया शब्द कैसे बनेगा? कान बन जाएगा इससे नया शब्द। इसी प्रकार देखिए पूरी मात्राएं दी हुई हैं। छोटी ई की कैसे होती है? ऐसी होती है। बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये पूरी मात्राएं दी हैं। अब का में छोटी ई की मात्रा कैसे लगेगी? का हलंत और छोटा ई बनाओगे तो ये का में छोटे ई की मात्रा बन जाएगी। ये हलंत, का हलंत के साथ यदि आप बड़ी की मात्रा लगाओगे तो का में बड़ी की मात्रा की, और इनसे जैसे किताब, कील बन गया। का में आप ऊ की मात्रा कैसे लगाओगे? का के साथ जब आप छोटा ऊ जोड़ दोगे तो का में छोटे ऊ की मात्रा कू हो जाएगा। का मतलब हलंत वाले का के साथ, और हलंत वाले का के साथ जब बड़ा ऊ जोड़ोगे तो का में बड़े ऊ की मात्रा कू। मतलब ये बताया है कि जो मात्राएं होती हैं, स्वरों की मात्राएं, वो व्यंजन के साथ किस प्रकार से मिलकर नया शब्द बनाती हैं। तो ऐसे करके आपके में पूरा देखिए अंब तक दिया हुआ है। तो इसका आपको आज अच्छे से पूरी मात्राओं का एक बार बनता है आपसे, फिर भी आपको एक बार ये पूरी मात्राओं को रिवाइज करना है। रा
के विभिन्न प्रयोग। अब यहाँ पे रा के प्रयोग बताए हैं कि रा का यूज़ आप लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये कहाँ पे लग गया तो क्या होता है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, जब फर्स्ट इसमें बताया है का, जब रा किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ लिखा जाता है, जैसे स्वर रहित व्यंजन मतलब ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर ना हो, मतलब आधा का या कोई भी शब्द के नीचे, कोई भी व्यंजन के नीचे जब हलंत लगा हो तो वो स्वर रहित व्यंजन होता है। यदि हम इसको किसके साथ लिखेंगे, इसके साथ हम रा को लिखेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तब जो रा की रेफ होती है वो नीचे चली जाती है शब्द के, जैसे का, आधा का और रा, तो रा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जैसे तो इससे कैसे बनता है, व्रत, क्रम, ये शब्द बन गए ना। यदि बा के साथ लगा दिया हमने, जैसे ब, व्यंजन आधा, आधा ये हुआ ना जिसमें स्वर रहित हुआ, इसके साथ यदि हम रा जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा, वा के नीचे लग जाएगा। मतलब देखिए, वा के नीचे लगा तो इससे कोई शब्द कैसा बनेगा, व्रत। और ये क्रम, रा देखिए उच्चारण हो रहा है ना, बोल के देखिए आप लोग, क्रम, व्रत, तो ये रा की रेफ कहाँ चली जाती है, नीचे आ जाती है। जैसे एक और दिया हुआ है प्रश्न, पा कैसे बनाते हैं, जो आपने देखा होगा ना, जो ऐसे प्रश्न आप लोग लिखते हैं हिंदी में, प्रश्न, ऐसा पा और पा के नीचे ये रा, तो ये कैसे आ जाता है, जब आप आधा पा, आधा पा मतलब स्वर रहित व्यंजन, इसके साथ आप जब रा को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो रा कहाँ चला जाता है, पा के नीचे, ये आ गया। तो इससे हम प्रश्न बना सकते हैं, प्रकार, प्रातः, जो भी आप लिखेंगे प्रा से लिखते हैं तो वो ऐसे बनता है। क्लियर हुआ फर्स्ट वाला। अब हम देखेंगे सेकंड वाला। सेकंड में क्या यूज बताया है, खा, स्वर रहित रा, स्वर रहित रा मतलब जिसमें स्वर ना हो, जब किसी व्यंजन से पहले हो, किसी व्यंजन के पहले, तो वह अपने अगले व्यंजन पर जाता है। स्वर रहित रा मतलब जैसे धा और आ, तो इससे क्या बन जाएगा, धा बन जाएगा ना। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, ये सिंपली धा बन रहा है। अब इसके बाद यहाँ देखिए आप, जैसे माँ के ऊपर ये रा की रेफ गई है ना, तो ये कैसे जाती है, स्वर रहित रा, जब किसी व्यंजन से, व्यंजन मतलब माँ है ना, माँ व्यंजन है ना, व्यंजन से पहले हो तो वह अपने अगले व्यंजन पर जाता है। धर्म, जैसे आप इसको क्या बोलोगे, धर्म बोलते हो ना, धर्म, लेकिन आप उसको ऐसे तो नहीं लिखते, धर्म तो नहीं लिखते, धर्म लिखते हो। कैसे लिखते हो, धा लिखोगे आप, धा, माँ और माँ में रा की रेफ, तो ये जो रा की रेफ होती है इसका उच्चारण माँ के पहले होता है। धर्म बोलकर देखिए आप लोग, धर्म। क्लियर हुआ। ऐसे ही कर्म, तो माँ के बाद उच्चारण नहीं हो रहा है, माँ के पहले हो रहा है, कर्म। ऐसे ही थर्ड वाला देखिए, टा और डा के साथ रा का प्रयोग होता है। कैसे होता है टा और डा के साथ, जैसे यहाँ पे लिखा है राष्ट्र, ड्रामा, तो इसमें कैसे हो रहा है टा और डा के साथ, देखिए नीचे चला जाता है। रा कहाँ चला जाता है, नीचे। जैसे आपने लिखा डा, और ये जो डा के नीचे लगा है ना, टा के नीचे लगा तो ये नीचे जा रहा है। टा और डा के साथ रा का प्रयोग, रा प्लस आ, तो इससे बन गया रा में आ की मात्रा, इससे बन गया रा में आ की मात्रा। अब ये जो शा हमने आधा छोड़ दिया है, मतलब इसके साथ आ नहीं लगाया, तो ये आधा आएगा, ये आ गया। और टा र अ, तो इसमें ये जो रा देखिए बीच में आया है, जब ये बीच में आता है शब्द के बाद आता है तो वो नीचे चला जाता है, तो ये बन गया राष्ट्र। और यहाँ ऊपर वाले में आपने देखा था व्यंजन के आगे आया था तो ये ऊपर गई थी रेफ, और जब ये बीच में आता है तो ये शब्द के नीचे आ जाता है। तो ये तीनों रा के यूज आपको क्लियर हो गए होंगे। कमल, किताब, केला, कृपाण और कंगन आदि शब्द इन वर्णों के मेल से बने हैं। अब ये जो आपको तीनों एक्सप्लेन कर दिए, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार
इन्होंने हमको कुछ शब्दों में बनाकर दिखाया है, जैसे कमल, कमल, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। कमल का वर्ण विच्छेद किया है, कैसे? का कैसे बनाएंगे आप? कमल कैसे लिखेंगे? इसके लिए आपको पहले का लिखना पड़ेगा, पूरा का। तो जब आप का के नीचे हलंत लगाएंगे तो आधा का होगा, और इसके साथ जब आप आ जोड़ देंगे तो ये बन गया पूरा का। प्लस अब आपको माँ बनाना है, तो माँ के लिए आप हलंत लगा के प्लस आ लगाएंगे तो ये बन गया माँ। प्लस ला बनाना है, इजी है ना बिल्कुल वर्ण विच्छेद करना। ला के नीचे हलंत मतलब आधा ला, इसके साथ प्लस आ जोड़ देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? ला। तो ये तीनों मिलके क्या हो जाएंगे? इससे बन गया का, इससे बन गया माँ, और इससे बन गया ला। अर्थात ये हमने कमल का वर्ण विच्छेद कर दिया। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट भी देख लीजिए, किताब। किताब को कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे? किताब, का में कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की। तो छोटी ई की मात्रा आप कैसे बनाएंगे? पहले तो आप का लिखेंगे, ये आधा का हुआ। इसके साथ यदि आप छोटी ई जोड़ देंगे तो ये का में छोटी ई की मात्रा बन जाएगी। ठीक है, फिर आपको ता में आ की मात्रा बनाना है, तो ता के नीचे हलंत प्लस इसके साथ आप बड़ा आ जोड़ देंगे। आ में आ की मात्रा आ, बड़ा आ जोड़ने से ये क्या बन जाएगा? ये बन गया का में छोटी की मात्रा की, ये बन गया ता में आ की मात्रा ता, प्लस बा बनाना है हमको, तो बा कैसे बनाएंगे? बा बकरी के नीचे हलंत बनाएंगे तो इससे आधा बा बन जाएगा, और इसको पूरा बा कैसे बनाएंगे? इसके साथ आ जोड़ देंगे तो ये बन गया बा। तो ये शब्द हमारा क्या बन गया? किताब। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये सेकंड वाला भी हमने कमल पढ़ लिया, किताब का वर्ण विच्छेद कर लिया। अब केला का वर्ण विच्छेद करेंगे। कैसे बनेगा केला? इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आप का बनाएंगे, का के नीचे हलंत मतलब आधा का, लेकिन अब हम इसमें आ नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको का में एक ही मात्रा जोड़नी है, एक ही मात्रा है, तो हम इसके लिए इसके साथ छोटा ए जोड़ देंगे, तो इससे बन जाएगा का में एक ही मात्रा के। अब हमको बनाना है ला, तो ला के लिए हम हलंत लगाएंगे, मतलब ये बन गया आधा ला, और हमको ला में आ की मात्रा जोड़ना है, तो हम छोटा आ ना जोड़ के बड़ा आ जोड़ देंगे, तो ये बन गया ला में आ की मात्रा ला। तो ये देखिए, इससे बन गया का में ए की मात्रा के, और यहाँ पे बन गया ला में आ की मात्रा ला, केला। ये केला का वर्ण विच्छेद भी हो गया। क्लियर हुआ सभी को? अब बचा हुआ है कृपाण और कंगन। तो कृपाण का और देख लीजिए आप लोग ध्यान से कैसे करेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि इसमें ऋषि की मात्रा लगी है। तो क्या चेंज? बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? मात्रा तो हम वही जोड़ते हैं ना, तो का के नीचे पहले हम हलंत लगाएंगे तो इससे आधा का बन जाएगा। अब हमको ऋषि की मात्रा जो का के नीचे लगानी है, तो हम जब भी उसी की मात्रा जोड़ते हैं तो वही शब्द जोड़ते हैं। ऋषि के लिए हमने ऋषि का बना दिया, तो इससे हमारा क्या बन गया? का के नीचे जो ऋषि की मात्रा लगी है वो बन गया। अब हमको पा में आ की मात्रा बनाना है, ये तो बहुत इजी है। आधा पा प्लस आ की मात्रा, तो ये बन गया कृपा। अब हमको ड़ा और बनाना है, तो ड़ा बनाने के लिए आधा ड़ा बनाएंगे प्लस आ कर देंगे, तो ये क्या बन गया? कृपाण, कृपाण। इजी है ना कृपाण भी बनाना। और कंगन बनाने के लिए क्या करेंगे? बस का के साथ, जैसे कंग, का के ऊपर बिंदी है तो इसमें आप का तो हलंत वाला लेंगे, प्लस में क्या कर देंगे? अम्ब, अम्ब को जोड़ देंगे, तो इससे का के ऊपर बिंदी बन जाएगी। और गन तो इजी है, गन कैसे बना दोगे? गा के नीचे हलंत प्लस आ, इससे बन गया ग। और ना और बनाना है तो ना के नीचे हलंत प्लस आ, तो ये बन गया कंग, कंगन। क्या बन गया? कंगन। तो ये वर्ण विच्छेद आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? वर्ण विच्छेद बहुत इजी होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गए वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं शब्दों का? ओके।